अपन ने एसाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट करवा दिया। अब अपन को थर्ड स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन करवाना है। तो ऑक्सीडेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। इस प्रोसेस में क्या होंगे, 4 स्टेप्स होंगे, जिसमें पहला क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के बाद में हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन के बाद में फिर से ऑक्सीडेशन होगा और लास्ट में क्या होगा, क्लीवेज होगा। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होंगे वो कौन कौन से, ऑक्सीडेशन में एंजाइम यूज़ होगा एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, और हाइड्रेशन में जो एंजाइम यूज़ होगा वो है इनोल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेस, और ऑक्सीडेशन में जो एंजाइम यूज़ होगा वो है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजनेज, और क्लीवेज में होगा थायोलेज एंजाइम। तो ये अपन को 4 स्टेप्स देखने, 4 प्रोसेस देखनी। पहले ऑक्सीडेशन होगा, फिर हाइड्रेशन होगा, फिर से ऑक्सीडेशन होगा, फिर से क्लीवेज होगा। यहाँ जो एंजाइम यूज़ होंगे वो होंगे एसाइल कोएंजाइम ए डीएच, एनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रोटेस, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजनेज और थायोलेज। तो अब अपन इनके स्टेप्स देखते हैं। इस एसाइल कोएंजाइम ए में अपन को सबसे पहले क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से ये क्या बन जाएगा, ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हो रहा है अपन ने ऊपर देखा था, एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजनेस। और एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ पे ये डीहाइड्रोजनेस एंजाइम यूज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वहाँ जहाँ डीहाइड्रोजनेस होगा वहाँ पे NAD या FAD में से कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। डीहाइड्रोजनेस क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है, और ऑक्सीडेशन करवाता है तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, और ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो कोई इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। तो एक्सेप्ट कौन करते हैं, NAD या FAD। तो जहाँ डीहाइड्रोजनेस प्रेजेंट होगा वहाँ हमेशा याद रखना कि वो हाइड्रोजन जो रिमूव होगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए या तो NAD होगा या फिर FAD होगा। NAD हाइड्रोजन लेके NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, FAD हाइड्रोजन लेके FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एसाइल कोएंजाइम ए में ऑक्सीडेशन हुआ, एंजाइम यहाँ पे एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजनेस एंजाइम है, और ये ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे अपन ने देखा कि FAD या NAD में से कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, FAD, ये इसका हाइड्रोजन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपन ने पहला स्टेप कर लिया ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के बाद में इसमें ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए में क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। उससे क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए, और हाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर ऐड होता है। हाइड्रेशन करवा रहे हैं अपन, मतलब इसको वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं। और यहाँ जो एंजाइम अपन ने देखा था हाइड्रेशन हो रहा है, तो यहाँ कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, हाइड्रेटेज एंजाइम, जो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेगा। और अपने पास हाइड्रेशन से क्या मिल गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। अब इसमें अपन को फिर से ऑक्सीडेशन करवाना है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन से कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो कौन सा एंजाइम है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। अपन ने देखा था जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वहाँ डीहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, जहाँ ऑक्सीडेशन वहाँ डीहाइड्रोजनेज, जहाँ डीहाइड्रोजनेज वहाँ NAD और FAD होते हैं। तो ये गांठ बांध लेना, जहाँ ऑक्सीडेशन वहाँ डीहाइड्रोजनेज, और जहाँ डीहाइड्रोजनेज वहाँ NAD या FAD। तो अब अपन ने ऊपर देख लिया FAD आ गया, अब किसकी बारी है, NAD की। तो ये यहाँ पे NAD आएगा और बोलेगा जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो मेरे को दे दो। तो NAD हाइड्रोजन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपन ने देखा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद में नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या था, क्लीवेज। अब ये कीटो एसाइल कोएंजाइम ए बना, इसमें क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और यहाँ जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है थायोलेज एंजाइम। अब इसमें ये जो एसाइल कोएंजाइम ए से अपने पास क्या मिला है, वापस एसाइल कोएंजाइम ए मिला और एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला है। कितने मजे की बात है, एसाइल कोएंजाइम ए से वापस अपन को एसाइल कोएंजाइम ए मिल रहा है और एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल रहा है। ये जो एसाइल कोएंजाइम ए मिलेगा, मान लीजिए ये अपन ने 16 कार्बन का फैटी एसिड लिया, तो यहाँ अपने पास जो मिलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। तो अपने पास पीछे टोटल 16 करेंगे अपन, तो पीछे कितने होते हैं, 14 कार्बन। अब ये जो एसाइल कोएंजाइम ए मिला, ये क्या करेगा, वापस यहाँ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में जाएगा, फिर से ऑक्सीडेशन होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ 2 कार्बन वाला निकलेगा, और ये यहाँ 14 कार्बन वाला जा रहा है तो ये 12 कार्बन वाला निकलेगा। फिर से इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन वाला निकल जाएगा, और यहाँ कितना निकल जाएगा, 10 कार्बन वाला निकल जाएगा। तो 14 कार्बन से 12 कार्बन, 12 कार्बन से 10 कार्बन कंपाउंड फैटी एसिड फॉर्म होते जाएंगे।
मतलब जो फैटी एसिड अपन ने लिया उससे 2 कार्बन कम वाला फैटी एसिड अपन को मिलता जाएगा और एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल का एसिटाइल कोएंजाइम में निकलता जाएगा और वो TCA साइकिल में एंटर होता जाएगा और TCA साइकिल चलती रहेगी और अपन को एनर्जी मिलती रहेगी फैटी एसिड से। तो ये अपन ने पूरा मेथड देखा। तो इसमें एक बात याद रखना कि जो फैटी एसिड अपन लेते हैं तो जब उसका ऑक्सीडेशन होगा वो टूटेगा तो किसमें एक एसिटाइल कोएंजाइम में मॉलिक्यूल निकल जाएगा 2 कार्बन वाला और उससे जो पीछे बचेगा 2 कार्बन माइनस लेस कर देना, जो पीछे बचेगा वो वापस उसका वो बीटा ऑक्सीडेशन के पाथवे में एंटर कर जाएगा, फिर से उसका ऑक्सीडेशन होता रहेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में मिलता रहेगा। तो ये अपन ने पूरी प्रोसेस देखी कैसे बीटा ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट अपन एनर्जेटिक्स देखते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन से अपन को कितनी ATP मिलने वाली है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं पाल्मिटिक एसिड का, जो कि सबसे कॉमन फैटी एसिड है और इसमें कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन होते हैं। तो 16 कार्बन जब होंगे तो कितनी बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल चलेगी, 7 साइकिल होगी बीटा ऑक्सीडेशन की। जब 7 बार ये साइकिल चलेगी तो पूरा जो 16 कार्बन कंपाउंड है वो फाइनली पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम A में। तो जब 7 साइकिल चली तो अपन को पता है कि एक साइकिल से हमें क्या मिल रहा है, एक साइकिल से एक FADH2 मिल रहा है। तो 7 साइकिल से अपन को 7 FADH2 मिलेंगे। एक साइकिल से हमें एक NADH मिल रहा है तो 7 साइकिल से हमें 7 NADH मिलेंगे। और एक FADH अपन को पता है कि 1.5 के बराबर होता है तो 7 कितने 7 इंटू 1.5 हो जाएगा। और एक NADH 2.5 के बराबर है तो 7 किसके बराबर हो जाएंगे, 7 इंटू 2.5। और अपने पास यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A जो मिलेंगे 7 तो 7 साइकिल से मिलेंगे और लास्ट में 2 कार्बन कंपाउंड बचेगा जो एसिटाइल कोएंजाइम होगा। तो अपने पास 8 एसिटाइल कोएंजाइम A के मॉलिक्यूल मिलेंगे। और मोस्टली बुक्स में दिया हुआ है एक एसिटाइल कोएंजाइम A की साइकिल से हमें 10 ATP मिलती है। तो 8 से कितनी मिलेगी, 80 ATP मिलेगी। तो इन सबको अपन कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 ATP हो जाएगा। तो अपन को कोई भी फैटी एसिड देके उसकी ATP कैलकुलेट करवा सकते हैं कि इसके ऑक्सीडेशन से हमें कितनी ATP मिलेगी। तो पाल्मिटिक एसिड जो कि सबसे कॉमन फैटी एसिड है उसमें 16 कार्बन होते हैं। 16 कार्बन को अपन को फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए उस साइकिल को 7 बार चलाना पड़ेगा। 16 कार्बन होगा, ये पहले 14 कार्बन में टूटेगा, फिर यहाँ 2 कार्बन वाला ये एसिटाइल कोएंजाइम A मिलेगा, फिर से इसमें बीटा ऑक्सीडेशन होगा ये 14 कार्बन वाला 12 कार्बन में, और फिर से यहाँ 2 कार्बन होगा, फिर ये 12 कार्बन वाला टूटेगा 10 कार्बन और यहाँ एक एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा, फिर 8 कार्बन एक एसिटाइल कोएंजाइम A, 6 कार्बन एक एसिटाइल कोएंजाइम A, 4 कार्बन एक एसिटाइल कोएंजाइम A, और फिर फाइनली 2 कार्बन और फिर एक एसिटाइल कोएंजाइम A अपने पास मिलेगा। तो ऐसे ये 7 बार चलेगी साइकिल, 7 बार साइकिल चलेगी। तो अपने पास कितने होंगे, 7 बार साइकिल चलेगी तो एक साइकिल से एक FADH2 अपन को मिलेगा। तो 7 साइकिल से अपन को 7 FADH2 मिल जाएंगे और एक FADH2 से 1.5 ATP मिल रही है तो 7 से 7 इंटू 1.5 ATP मिल जाएगी। एक साइकिल से एक NADH मिल रहा है तो 7 साइकिल से 7 इंटू 2.5 ATP मिल जाएगी। और एक एसिटाइल कोएंजाइम A से अपन ने वैसे तो 12 देखा था बट मोस्टली बुक्स में 10 ATP दिया हुआ है, 10 ATP को कंसिडर करते हैं। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम A से 10 ATP मिल रही है तो 8 से 80 मिलेगी। तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 108 ATP आएगी। अब आपको एकदम शॉर्टकट मेथड बताती हूँ, ट्रिक बताती हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट करना है। मान लीजिए अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टीयरिक एसिड का। स्टीयरिक एसिड जो 18 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसमें इसमें जो एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे वो कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। और यहाँ जो FADH बनेंगे वो कितने बनेंगे, FADH और NADH बनेंगे वो कितने कितने बनेंगे ये देखते हैं। हमेशा ध्यान रखना जो 18 जैसे 18 कार्बन कंपाउंड है तो उसमें से अपन को जो एसिटाइल कोएंजाइम A मिलेंगे वो हमेशा आधे मिलेंगे। तो यहाँ 18 का आधा 9 हो गया तो अपन को 9 एसिटाइल कोएंजाइम A मिलेंगे। और FADH और NADH अपन को कैलकुलेट करने तो हमेशा ध्यान रखना एसिटाइल कोएंजाइम A अपन को जितना मिल रहा है उससे एक कम, तो एक कम हो गया 8 FADH मिलेंगे और जितने FADH मिलेंगे उतने ही NADH मिलेंगे। तो 8 अपन को NADH 8 NADH और FADH मिल गया और इसका आधा करेंगे तो 9 एसिटाइल कोएंजाइम A मिल गए। इनको अपन कैलकुलेट करेंगे 98 इंटू एक FADH से कितनी मिलती है 1.5 और NADH से कितनी मिलती है 2.5 और इनको अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास है 120 ATP आ रही है, 122 ATP आ रही है। तो ये अपन ने देखा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ATP। जो जितने कार्बन कंपाउंड है उसका आधा एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेगा, जितना कोएंजाइम में मिल रहा है उससे एक कम FAD और NAD मिलेगा। ऐसे अपन इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। अपन देखते हैं कि जो बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है इसको रेगुलेट कौन करता है। इसको रेगुलेट करता है एक मेनोलिन कोएंजाइम A। ये क्या करेगा, ये जो अपन ने देखा था ट्रांसपोर्ट में कैट
सेकंड जो एंजाइम था कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज सेकंड उसके साथ अटैच हो जाएगा और उसको इनहिबिट कर देगा। वो इनहिबिट करेगा तो जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है उनका ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ इन ऑक्सीडेशन को कौन रेगुलेट कर रहा है? मेनोलिन कोएंजाइम ए। तो ये अपन ने रेगुलेशन देखी, इसके एनर्जेटिक्स देख ली, सारे स्टेप्स देख लिए और ये प्रोसेस कहाँ कहाँ होती है वो सब देख लिया। आपको इसके नोट्स नीचे PDF में लिंक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।